हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसकी कंपोजिशंस देखे थे, हमने उसके बारे में बेसिक चीजें देखी थी और हमने फील्ड टेस्ट भी देखा था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो वो आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो भी जाके जरूर देख लीजिएगा, मिस नहीं होनी चाहिए अच्छे क्वेश्चंस आपसे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बॉक्स कंपाउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास चार बॉक्स कंपाउंड है। जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में जब हम वाटर मिलाते हैं तो हमारे कुछ बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और ये जो बॉक्स कंपाउंड है वो बॉक्स आपने देते हैं इसलिए उनके नाम पे है। तो हमारे चार बॉक्स कंपाउंड है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं C3A। C3A जिसे हम सेलाइट के नाम से भी जानते हैं, सेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब क्या है कि जो हमारे कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं वो 3 है और एल्यूमिनेट के हमारा एक देखने को मिलेगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ये जो फॉर्म करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन जब हम वाटर मिलाते हैं तो जो हमारी हीट है ये सबसे ज्यादा रिमूव मतलब सबसे ज्यादा इवॉल्व करता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। और एल्यूमिना होने के वजह से ये हमें क्विक सेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिनेट कहा जाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये क्विक सेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना होने की वजह से क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक और हमारा है जिसे हम बोलते हैं C4AF। C4AF मतलब क्या है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। तो आयरन का इसमें थोड़ा सा आपको मात्रा देखने को मिलेगी और इसका दूसरा नाम है फेलाइट। इसे फेलाइट के नाम से जाना जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट नहीं करता। तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बस एक है कि यहाँ पे जैसे आपने अभी C3A में देखा कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर हम बात करें, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बहुत जल्दी रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलती है। तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो है हमारा C4AF। वेल वहीं पे हम बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट बॉक्स कंपाउंड जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा C2S जिसको हम बेलाइट भी बोलते हैं, प्यार से इसे बेलाइट भी बोला जाता है। वेल अगर इसकी बात करें बेलाइट बोला जाता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारे दोनों इंपॉर्टेंट लाइम और जो हमारा सिलिकेट है दोनों होने की वजह से ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हमें लॉन्ग रन में जो हमारे फाइनल टाइम में जो हमारे लॉन्ग रन में जो हमें सेटिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हमारा बेलाइट रिस्पॉन्सिबल है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी तो हीट ऑफ मतलब जो इसका हाइड्रेशन प्रोसेस है वो 1 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर और उससे ज्यादा ही चलता रहता है। सो ऑन तो 13-14 ईयर्स में इसकी पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है हाइड्रेशन की। तो बेलाइट की बात करें तो इसका जो जो हमारी स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है केमिकल अटैक से। तो केमिकल अटैक के लिए केमिकल अटैक में ये जो है मतलब हमारा जो C2S है जो बेलाइट है जिसे हम बोलते हैं, ये केमिकल अटैक के लिए हमारा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा C3S जिसे एलाइट भी कहा जाता है। एलाइट भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो ये अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है हमारी जो सीमेंट में हमें अर्ली स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर मुझे अर्ली स्ट्रेंथ वाला सीमेंट चाहिए तो मैं उसमें C3S की मात्रा बढ़ा दूंगी। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा C3S जिसे एलाइट भी कहते हैं। वेल वहीं पर अगर इसकी बात करें तो इसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है 7 से लेके 14 डेज के अंदर देखने को मिलती है। इसकी जो हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो 7 से लेके 14 डेज के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि अर्ली स्ट्रेंथ है। वहीं पे बात करते हैं ये चारों हमारे बॉक्स कंपाउंड है और ये इंपॉर्टेंट बॉक्स कंपाउंड है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमें सीमेंट में जब बॉक्स कंपाउंड मिलाना है तो वाटर मिलाना पड़ा हो। तो वाटर मिलाने के लिए हमें कितना वाटर मिलाना चाहिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वाटर की अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें इसमें एड ऑन करना है वाटर एड ऑन करना है तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अगर हम बस सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए मुझे एटलीस्ट 23% बाय वेट 23% बाय वेट मुझे वाटर चाहिए। पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वॉइड्स भी तो कुछ प्रेजेंट होंगे, वॉइड्स भी कुछ प्रेजेंट तो वॉइड्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें कितना चाहिए 23 यहाँ चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें 15%। तो बाय वेट हमें इसमें 15% चाहिए। तो टोटल कितना वाटर हमें चाहिए? तो एक हाइड्रेशन प्रोसेस कराने के लिए सीमेंट में हमें टोटल बाय 38% बाय वेट हमें पानी चाहिए होता है। तो 38% बाय वेट पानी चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो 38% बाय वेट हमें उसके लिए वाटर चाहिए होता है। अब अगर हम बात करते हैं C2S C3S
C4AF और C3S की बात करें तो इसको इक्वेशन में लगाना होता है। ये इक्वेशन आता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पर आप इसको जरा अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक बार रेट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे अरेंज कर दो। तो हम फटाफट से देख लेते हैं किस तरीके से अरेंज करना है। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे करें, हीट ऑफ हाइड्रेशन कि कौन सबसे ज्यादा मतलब हमारा हाइड्रेशन इवॉल्व करता है, कौन सबसे ज्यादा हीट हमारा हाइड्रेशन के प्रोसेस के टाइम पे इवॉल्व करता है। तो सबसे ज्यादा भी हमने देखा था C3A करता है, तो सबसे पहले नंबर पे उसको C3A की वैल्यू मिलेगी। फिर हमारा C3S है, C3S जो हो गया हमारा एलाइट। फिर अगर बात करते हैं तो C4AF और सबसे लास्ट में ये लो हीट इवॉल्व करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे लास्ट में हमारा C2S होता है। वहीं पे लेकिन अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे ज्यादा कौन है, रेट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा C4AF। तो इसमें सबसे पहले हमारा हो जाएगा C4AF, फिर हमें देखने को मिलेगा C3A, फिर हमें देखने को मिलेगा C3S, और लास्ट में हमें देखने को मिलेगा C2S। तो C2S तो दोनों में ही लास्ट में है। बस आपको देखना है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन पे पूछ रहा है तो सबसे पहले C3A आएगा, और अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन पे पूछ रहा है तो C4AF हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो दो तरीके से मैन्युफैक्चर होता है। एक हमारा ड्राई तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, एक वेट। तो वेट में क्या हम वाटर मिला लेते हैं, उसे स्लरी के फॉर्म में फॉलो करते हैं। मतलब अगर ड्राई और वेट में एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें वाटर नहीं मिला जाता ड्राई वाले में, और वेट वाले में वाटर मिला के एक स्लरी फॉर्म कर लेते हैं और फिर रोटरी क्लेन में भेजते हैं और उसको हम प्रोसेस करते हैं। वहीं पर अगर हम सीमेंट की मैन्युफैक्चर की बात करें तो पहले प्री हीट किया जाता है, उसके क्लिंकर्स को प्री हीट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब प्री हीट किया जाता है तो क्या टेम्परेचर पे प्री हीट किया जाता है, तो वो हमारा जो टेम्परेचर वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्री हीट जब किया जाता है, अगर हम प्री हीट की बात करें तो वो किस डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है, तो वो है हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रोटरी क्लेन में हम अपने सीमेंट की बर्निंग करते हैं तो वो कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, बर्निंग करने के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो है 1400 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है टेम्परेचर। तो ये हमारा सीमेंट के जो क्लिंकर्स है उसको बर्न करने के लिए, जब उसको अच्छे से फ्यूज हो सके, वो टेम्परेचर है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं तो ड्राई वेट हमारा मैन्युफैक्चर होता है, ये हमने देख लिया। अब हम कुछ लैब टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा फाइननेस टेस्ट। अगर सबसे पहले टेस्ट की बात करें तो वो है हमारा फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट में हमारे तीन तरीके से हम कर सकते हैं। फाइननेस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा तीन तरीके से किया जाता है। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं इसमें भी, अगर सबसे पहले की बात करेंगे तो वो है हमारा सीव टेस्ट। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो वो है हमारा सीव टेस्ट। इसमें क्या है, हम कौन से साइज की सीव यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि 90 माइक्रोन की सीव यूज की जाती है। 90 माइक्रोन की सीव यूज की जाती है हमारे सीव टेस्ट में, और 15 मिनट्स के लिए उसको शेक किया जाता है। 15 मिनट्स के लिए उसको शेक किया जाता है। उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीन है हमारे, एक ओपीसी के लिए याद रखना है आपको, एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए याद रखना है, और एक आपको पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए याद रखना है। तो पहले आपने एक सैंपल लिया 90 माइक्रोन की सीव पर, आपने उसको 15 मिनट के लिए शेक किया। तो अब जो रेसिड्यू बच रहा है, जो रेसिड्यू है वो हमारा किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ओपीसी के लिए 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम रैपिड हार्डनिंग की बात करते हैं तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करते हैं तो 5% से ज्यादा हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीव टेस्ट 90 माइक्रोन के लिए किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेबल है हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम बात करते हैं तो दूसरा टेस्ट जो है वो हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। अगर इस टेस्ट की बात करते हैं, ये हमारा इसका नाम है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली इसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हम मेजर करते हैं। एयर परमेबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं इसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मतलब क्या हो गया, ऊपर हमारा एरिया है, जो स्पेसिफिक एरिया है उसको हम वेट से डिवाइड करते हैं। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में हम इसमें फाइननेस को मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसको याद रखना है आपको। ओपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओपीसी का जो बात करते हैं उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 मतलब 22,250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिक एरिया हमारा ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तो वो हमारा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम पीपीसी की बात करें जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है तो उसमें 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये सब जो वैल्यू है कुछ आपको याद रखनी है। तो ये पूरा जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बार बार लिख लिख के याद करिएगा। तो ये सब जो डाटा है ये सब छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वहीं पे अगर हम थर्ड टेस्ट की बात करते हैं, अगर हम थर्ड टेस्ट की बात करें तो थर्ड टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि वो लिखा रहता है, इतना उस पर भी फोकस नहीं किया गया है। तो थर्ड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड टेस्ट जो है हमारा सेडिमेंटेशन टेस्ट है।
सेडिमेंटेशन टेस्ट है, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फ्लास्क होता है, उसमें हम सीमेंट को इंसर्ट कराते हैं, तो उसमें सीमेंट के कंपाउंड को डालते हैं। सेडिमेंटेशन टेस्ट है उसका। तो रेक्टेंगुलर फ्लास्क में जो जिस फ्लूइड में हम डालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इस फ्लूइड का नाम है केरोसिन। तो केरोसिन में हम इसको डालते हैं और मेजर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैगनर टर्बिडेटर मेथड। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वैगनर वैगनर टर्बिडेटर मेथड। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसको बोला जाता है, और ये मेथड जो है थर्ड मेथड है। जैसे सेडिमेंटेशन मेथड करते हैं, ये फाइनेंस के लिए यूज किया जाता है। तो 3 मेथड हो गए फाइनेंस के लिए। सबसे पहला मेथड होता है हमारा जिसमें हम सीप टेस्ट करते हैं, 90 माइक्रोन की सीप पर हम 15 मिनट्स के लिए शेक करते हैं, और ये रेसिड्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ओपीसी के लिए, 5% हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, 5% हमारा पीपीसी के लेवल। वहीं पे हम बात करते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें एरिया अपन वेट करा जाता है। अब यहीं पे अगर हम देखें तो फाइनेंस हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस की ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, हमें फाइनेंस के बारे में बात करनी पड़ रही है। तो एक हमारा मान लो ये कोर्स हो गया, और इसी के छोटे छोटे पार्टिकल हमने फाइन कर लिए, तोड़ लिए, और ये फाइन हो गए। तो अब आपको इस पे देखने को मिलेगा कि जब इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, तो इस पे जितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे उससे ज्यादा हमारा एक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने कर लिए उसको सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जो फाइन होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो पानी का कांटेक्ट इससे ज्यादा होगा, वाटर का कांटेक्ट ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छी होगी। हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छी होगी तो अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और हमें एक एज अ इंजीनियर हमें क्या चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ ले सके। इस वजह से हम जो फाइन जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और वो अल्टीमेटली हमारे स्ट्रेंथ को अच्छे खासा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई हम फाइनेंस टेस्ट को मेजर करते हैं। ये सब जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। फाइनेंस टेस्ट के बाद अगर हम किसी टेस्ट की बात करते हैं तो वो है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, जिसमें हम कंसिस्टेंसी पता करते हैं। तो वो किस एपरेटस पे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा कि कंसिस्टेंसी टेस्ट किस पे किया जाता है, विकेट एपरेटस टेस्ट पे। अगर हम इसकी कुछ एपरेटस की डायमेंशन देख लो तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसकी डायमीटर जो हमारा मोल्ड है इसकी डायमीटर हमें देखने को मिलती है 80 mm, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है 40 mm। तो ये तो हमारा मोल्ड हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो प्लंजर यूज किया जाता है, प्लंजर जो यूज किया जाता है उसकी हाइट होती है हमारी 50 mm, हाइट हमें देखने को मिलती है 50 mm। और जो इसका डायमीटर होता है, वो होता है हमारा 10 mm। और अगर इसकी वेट की बात करें, जो वेट की बात करते हैं वो होता है हमारा 300 ग्राम। तो ये तो कुछ हमारी डायमेंशंस हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं पे अगर विकेट एपरेटस की बात करें तो जब हम सीमेंट में वाटर एड ऑन करते हैं, सीमेंट में हम वाटर एड ऑन करते हैं, तो इस तरीके से एड ऑन किया जाता है। वाटर को हम इस तरीके से डालते हैं कि जब जो पेस्ट है, जब हम प्लंजर को इंसर्ट करें तो टॉप से हमारा 33 से लेके 35 mm तक हमारा इंसर्ट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए हमारा 33 से लेके 35 mm तक। वहीं पे घुमा के एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बॉटम से कितना होना चाहिए, तो बॉटम से कितना हो जाना चाहिए, 5 से लेके 7 mm तक यहाँ पे बॉटम से देखने को मिलता है। तो टॉप से हमारा 33 से 35 mm, और बॉटम से हमारा 5 to 7 mm। फिर वहीं पे हम बात करते हैं तो जो वाटर कंटेंट पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उस वाटर कंटेंट को पी से शो करता है, किसी वाटर को हम ले लेते हैं तो उस वाटर कंटेंट को पी से शो करता है, ये हमारा कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट निकल गया। अब इसी वाटर कंटेंट को हम इनिशियल सेटिंग टाइम में, फाइनल सेटिंग टाइम में, और फिर हमारा जो स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं और हमारा साउंडनेस के जो टेस्ट होते हैं जिसमें लीच एटिले टेस्ट लिया जाता है, वहां पर इस वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है उसको यूज किया जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं तो क्या, ये तो आपने देख लिया। अब इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या डाटा लिया जाता है, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जैसे ही हमने सीमेंट में पानी मिलाया वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने लगेगा। तो जैसे ही वाटर मिलाया गया सीमेंट में, एंड व्हेन द सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करने लगेगा, तो इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, तो उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। इसमें हम 0.85 पी अमाउंट ऑफ वाटर लिया जाता है, 0.85 पी अमाउंट ऑफ वाटर लिया जाता है। जो यहाँ पर निडल होती है, उसका जो डायमेंशन है वो 1 mm स्क्वायर, वो स्क्वायर निडल होती है, 1 mm स्क्वायर डायमेंशन है उसकी, 1 mm स्क्वायर निडल ली जाती है, जो कि हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज किया जाता है। और 0.85 मतलब 85% ऑफ दिस वाटर कंटेंट हम यूज करते हैं। तो वहीं पर हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम की। इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर एक और पॉइंट रह गया, उसमें क्या है कि कम से कम हमारा मतलब 30 मिनट्स हमारा ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए हमारा ओपीसी के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पर फाइनल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो ये क्या है कि अब हमारे जो सीमेंट है उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी है,
तो उसने हम अपनी प्लास्टिसिटी एग्जैक्टली यूज कर दी है। यहाँ पर हमारा एनुअल कॉलर यूज किया जाता है, एनुअल कॉलर यूज किया जाता है जिसकी जो हमारी डायमीटर होती है वो 5 mm देखने को मिलती है। यहाँ पर जो यूज की जाती है वो 5 mm देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी हमारा 0.85 पी वाटर लिया जाता है, वाटर कंटेंट लिया जाता है। और अब इसकी बात करें तो ये हमारा 10 आवर्स फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी की अगर हम बात करें, ओपीसी की बात करते हैं तो 10 आवर्स हमें फाइनल सेटिंग टाइम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और ये हमारे कुछ डायमेंशन होते हैं जो विकेट एपरेटस में यूज किया जाता है। इसी वाटर को यूज करेंगे, इसी वाटर कंटेंट को भी आगे यूज करेंगे जो कि हमारा साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा। वहां पर हम 78% वाटर लेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। अगर हम साउंडनेस की बात करें तो हमने कंपोजिशन में देखा था कि किस किस की वजह से हमें साउंडनेस देखने को मिल रही थी। एक हो गया हमारा लाइम की वजह से, हमें लाइम की वजह से देखने को मिली थी, मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिली थी। लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, और हमें सल्फर की वजह से देखने को मिली थी, और एक हमें सल्फर की वजह से देखने को मिली थी। अगर हम बात करते हैं तो सल्फर की वजह से तो हम एक टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब सल्फर की वजह से हम टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको केमिकल एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं, वो अलग बात है। अब अगर हम बात करें तो केमिकल एनालिसिस करके हम सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस का पता कर सकते हैं। लेकिन लाइम और मैग्नीशिया की वजह से हमारे पास टेस्ट है। तो सिर्फ अगर लाइम की बात करें तो लाइम में जब लाइम की वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उस टेस्ट का नाम होता है हमारा लीच एटिलेट टेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लीच एटिलेट टेस्ट, जो ओनली लाइम के लिए ही करता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें लाइम और जो हमारा मैग्नीशिया है, इन दोनों को ही देख के जो करता है, लाइम और मैग्नीशिया को देख के जो करता है, दोनों के लिए जो किया जाता है वो है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। तो नेक्स्ट वन है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीच एटिलियर की अगर हम बात करें, लीच एटिलियर टेस्ट की बात करें तो जो उसका माउल्ड है उसकी भी बहुत ज्यादा डायमेंशन पूछी जाती है। तो उसका माउल्ड पहली बात तो ब्रास का बना होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट है उसकी 30 mm। इसकी जो हाइट है ये आपको 30 mm देखने को मिलेगी। जो इसकी डाया है वो भी 30 mm देखने को मिलेगी। जो इसकी डाया है वो आपको 30 mm देखने को मिलेगी। फिर वहां पे हमारे पास कुछ थिकनेस भी होती है। इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से थिकनेस होती है। अगर हम ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक हमारा इस तरीके से बना रहता है, ये इस तरीके से होता है, और ये ऐसे निकल के जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्प्लिट होता है वो 0.05 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्प्लिट है, ये स्प्लिट जो है वो हमारा 0.05 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमारी इसकी डायमेंशन हो गई। हाइट जो है सिलेंडर की वो 30 mm देखने को मिलती है, डायमीटर उसकी 30 mm देखने को मिलती है, ब्रास से बनता है। और जो अब ये थिकनेस होती है, जो हमारी इसकी थिकनेस है ये होती है 5 mm। ये जो थिकनेस है हमारी इसकी वो थिकनेस है 5 mm। और ये जो लेंथ है, अगर हम सेंटर से यहाँ तक देखें उसकी लेंथ तो 165 mm इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। 165 mm इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा कुछ लीच एटिलियर का हो गया डायमेंशन। लीच एटिलियर टेस्ट हमारा ओनली लाइम के लिए देखा जाता है, सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, हम उसको केमिकल एनालिसिस करके पता कर सकते हैं। वहीं पे एक टेस्ट हमारा होता है जिसमें हम हीट ऑफ हाइड्रेशन पता करते हैं। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो ये किस टेस्ट से पता किया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पता करते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किस टेस्ट से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर की हेल्प से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पता करते हैं। कैलोरीमीटर की हेल्प से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पता करते हैं। अगर लो हीट सीमेंट की बात करें, लो हीट सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, लो हीट सीमेंट की बात की जाती है तो एक 7 डेज पे कितनी हीट उसकी रिवॉल्व होनी चाहिए, और 28 डेज पे उसकी कितनी हीट हमें देखने को मिलेगी। तो 77 डे पे अगर हम बात करें तो 65 जो है, और 28 डे पे अगर हम बात करें तो 76। तो 65 और 76 हमारी कैलोरी पर ग्राम जो यूनिट है इसकी, तो कैलोरी पर ग्राम इतनी हीट इवॉल्व होती है, इससे ज्यादा हमारी इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये लो हीट सीमेंट के लिए डाटा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हम कैलोरीमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। अगर इस टेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ये यूटीएम मशीन पे किया जाता है। यूटीएम मशीन पे हम इसको करते हैं। और अगर इसमें बात करें तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूब लेते हैं जिसका एरिया हमारा हो जाता है 5000 mm स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया हो गया। वहीं पे अगर हम क्यूब के डायमेंशन की बात करें, जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो डायमेंशन की बात करें अगर तो वो हो जाता है हमारा 70.6 mm। 70.6 mm होता है हमारा क्यूब का डायमेंशन। हम एवरेज ऑफ थ्री क्यूब्स लेते हैं जो 28 डेज पे लिया जाता है। जो 28 डेज पे हमारी स्ट्रेंथ निकल के आती है वही हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर सीमेंट की। तो एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स लिया जाता है 28 डेज पे हम लेते हैं। तो वेल अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम क्यूब बनाते हैं, तो हमारा जो क्यूब है उसमें सीमेंट है
और जो सैंड है इनको मिलाकर, और हमारे एक वाटर का कंटेंट रहता है, वाटर कंटेंट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट पूछा जाता है तो प्लीज आप इसको बिल्कुल नोट रखिएगा, P/4 प्लस 3%। तो P वही है जो हमने विकेट एपरेटस से कंसिस्टेंसी टेस्ट में P निकाला था, तो P/4 प्लस 3% हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में लिया जाता है। तो सीमेंट और जो सैंड होता है इसका जो रेशियो है वो क्या होता है, 1:3 रेशियो में हम सैंड और सीमेंट को लेते हैं, और ये हमारा वाटर कंटेंट होता है। इससे हम क्यूब बनाते हैं 28 डेज पे, पहले तो 1 डे पे, फिर हम 7 डे पे और 28 डेज पे हम चेक करते हैं। तो जो 28 डेज पे हमारी निकल गई थी वही हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो हमारा कुछ ओपीसी हैं जिसकी हम अगर बात करें 28 डेज पे जिनकी निकल के आती है, एक होता है हमारा 33, एक होता है हमारा 43 और एक होता है हमारा 53। तो 33, 43 और 53 ये हमारे ओपीसी है, जिसका मतलब क्या है कि अगर 28 डेज पे हमने इसका लिया होगा क्यूब, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आई होगी वो होगी हमारी 33 मेगा पास्कल, इसका हो जाएगा 43 मेगा पास्कल, ये हो जाएगा हमारा 53 मेगा पास्कल। अगर हम बात करें पहले, जब हम प्रीवियस टाइम की बात करें, तो ये जो तीनों आईएस कोड थे, इसके जो आईएस कोड थे 33 के, 43 के और 53 के, हो सकता है कभी पूछ ले, तो पहले जो आईएस कोड थे ये इसका था आईएस कोड 269, इसका था आईएस कोड 269, 43 का था 8112, और अगर इसकी बात करें तो इसका आईएस कोड था 12269, 12269। तो ये तीनों 33, 43 और 53 के कोड थे, लेकिन अब हमारा कंबाइनली ये तीनों के लिए जो कोड चलता है, अगर 33 ओपीसी 33, 43 और 53 की बात की, तो अब जो कंबाइनली कोड चलता है वो है हमारा IS 269। IS 269 हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कोड चलता है, ये जो हमारा 33 ओपीसी 33, 43 और 53। तो आपको तीनों याद रखना है, प्रीवियस वाला भी याद रख सकते हैं, कुछ पता नहीं है क्वेश्चन पेपर की तरह से पूछ ले, और अभी जो IS कोड हम यूज करते हैं वो भी याद रखना है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, इसमें ये जो हमारा वाटर कंटेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 3 का एवरेज लेते हैं, जो 28 डेज पे निकल के आती है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। डायमेंशन हमारा 70.6 mm होता है, यूटीएम मशीन में हम इसको करते हैं। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में अगर बात करें तो एक और कोड होता है हमारा IS 10262, इसने भी कुछ हमारे डिवाइड किए गए हैं, तो उसमें हमारा जिस तरीके से डिवाइड किया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उसका नाम है ABCDEF। तो ये हमारा ABCDEF से डिवाइड किया गया, तो हमें यहाँ से याद रखना है 32.5 से लेके 5 का डिफरेंस होता है 37.5, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 37.5 से हमारा हो जाएगा 42.5, ये बी क्लास में आएगा। देन 42.5 से लेके हमारा हो जाएगा 47.5, देन हो जाएगा हमारा 47.5 टू 52.5, देन नेक्स्ट की बात करें, अगर ई क्लास की बात करें तो 52.5 से 57.5, एंड देन 57.5 से लेकर ये हमारा हो जाएगा 62.5। तो ये हमारे कुछ क्लासेस है, ABCDEF क्लास है, जो कि IS 10262 से हमारा आता है इसकी वैल्यू। अगर हम बात करें तो हमने देखा तो ओपीसी 33 देखा था, 33 हमारा किसके रेंज में आएगा, ए में आएगा। ओपीसी 33 हमारा यहाँ आएगा। ओपीसी 43 की बात करें तो वो सी में आएगा, इसमें हमारा ओपीसी 43 आ रहा है। और अगर बात करते हैं एक और जो था हमारा 53, वो अगर उसकी बात करें तो ये हमारा जो क्लास ई है, यहाँ पर ओपीसी 53 आएगा। अगर बात करते हैं कि इंडिया में वाइडली कौन सा ओपीसी यूज किया जाता है, अगर इंडिया में वाइडली ओपीसी जो यूज किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज किया जाने वाला ओपीसी वो है हमारा 43। तो 43 जो है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, तो ओपीसी में 43 मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है हमारा। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है जो हमारा करते हैं हम सीमेंट में। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो ये हमारा ब्रिकेट टेस्ट से किया जाता है, ब्रिकेट टेस्ट से यूज करके किया जाता है। अगर हम उसकी बात करें जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट था, तो वहां पर हम यूटीएम से करते थे, यहाँ पर हम ब्रिकेट टेस्ट से लेते हैं। यहाँ पर 6 क्यूब्स लिए जाते हैं, 6 ब्रिकेट्स का एवरेज लिया जाता है, 6 ब्रिकेट्स का एवरेज लिया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है, डाटा ये कहता है कि 3 डे पे और 7 डेज पे, तो 3 डेज पे और जो 7 डेज है वहां पर ओपीसी के लिए 7 डेज पे, 3 डेज पे और 7 डेज पे जो ओपीसी है, ओपीसी उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ लेस देन 2 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ओपीसी की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 2 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 7 डेज पे वो हमारे 2.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ओपीसी में, इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। फिर वहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो 10 से 15% हो जाती है, 10 से 15% होती है, 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी 10 to 15% देखी जाती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो।
ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसके बारे में जरूर क्वेश्चन में आता है मोस्टली कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 15% टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6 ब्रिकेट्स एवरेज लेके किया जाता है 3 डेज पे। जो हमारे ओपीसी है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 डेज पे 2.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वेल अगर हम बात करें तो ये ब्रिकेट टेस्ट में किया जाता है। वेल वहीं पे अगर शायद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बताना भूल गए थे, ये जब यूटीएम में करते हैं तो जिस लोड पे वो हमारा जो फेल होता है वो होता है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। तो पर मिनट में हम 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लगा रहे होते हैं। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में ये डाटा यूज करा जाता है। फिर वहीं पे एक और लास्ट टेस्ट है जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए किया जाता है। जो हमारे सीमेंट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो टेस्ट किया जाता है वो है हमारा ली चेटिलियर फ्लास्क। अगर उसकी बात करें तो कौन सा टेस्ट किया जाता है वो है हमारा ली चेटिलियर फ्लास्क, ना कि ली चेटिलियर टेस्ट। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कौन सा है टेस्ट हमारा ली चेटिलियर फ्लास्क। तो आज हमने बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट को डिस्कस किया। फाइनेंस टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। जितना भी डाटा पूछा जाता है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा। विकेट टेस्ट, एपरेटस टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट के जो भी हमारे डायमेंशन उनको बिल्कुल याद रखिएगा। अब बस नेक्स्ट टेस्ट में टाइप्स ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में हमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट सीमेंट देखने और जो हमारा लॉस ऑफ इग्निशन 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब जो डाटा है हमारा लाइम सैचुरेशन फैक्टर कितना होना चाहिए, ये सब हमें देखना है। बस अब इसके बाद हमारा सीमेंट खत्म, तो हम और अच्छे ज्यादा क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू पूछे गए एसएससी जेईई में वो आराम से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए। थैंक यू सो मच।